जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेशन है। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा थोड़ी डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, समान परिचय। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया लेमार्क एवं ट्रेवेनियर की ने, है ना, कब? तो 1801 ईस्वी में। ठीक है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक। ठीक है, जीव विज्ञान को सॉरी जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया तो लेमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? तो लेमार्क। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, है ना, ये सब आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक है, भारत में चिकित्सा का जनक कौन है? तो चरक है। आप लोग प्राचीन भारत इतिहास में चरक पढ़े होंगे, जिसने रचना की है चरक संहिता, है ना, आप लोग जानते होंगे। अगला देखते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फिर थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो फिर वो सुश्रुत, है ना, सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन काफी एराइज होता है एग्जाम में फ्रेंड्स। अभी आप लोग इसके जस्ट बाद जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 40 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा इसी सबसे रिलेटेड, आप देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसमें। इसलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला है मानव विकास, ठीक है, इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की सब क्या है? तो फिर मानव के विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय को जो हम क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला देते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो अरस्तु की है। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक किसने लिखी है? तो थियोफेस्टस की किताब है ये। ठीक है, अब अगला देखते हैं फ्रेंड, जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का वर्गीकी का पिता कहा जाता है किसे? तो केरोलस लिनियस को। ठीक है, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया तो केरोलस लिनियस ने, कब? तो 1743 ईस्वी में, सॉरी 53, है ना, 1753 ईस्वी में। देखिए अगला देखते हैं, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया है। तो किसने किया? तो रॉबर्ट एच विल्टेकर ने 1969 ईस्वी में। ठीक है, समस्त जीवों का पांच जगत वर्गीकरण कौन कौन है? तो देखिए मोनेरा, ठीक है, मोनेरा ग्रुप, प्रोटिस्टा ग्रुप, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो मोनेरा जगत में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के सदस्य हैं। तो मोनेरा जगत के सदस्य जो है वो जीवाणु होते हैं, है ना, नीलहरी शैवाल होता है ना, जिसे क्या कहते हैं? तो साइनो बैक्टीरिया कहते हैं नीलहरी शैवाल को। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीव जो है उसमें क्या नहीं होता है? तो केंद्रक जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है। क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर देखेंगे। अगला है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो किसमें? प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, अगला है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन है? तो शैवाल है, कवक है और प्रोटोजोआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आप लोग जरूर एक से दो बार देखेंगे। अगला देखते हैं जीवाणु। जीवाणु को खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज है वो लुवेन हॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता जो है लुवेन हॉक को माना जाता है। जीवाणु नाम दिया तो हेनरेन बर्ग ने 1829 ईस्वी में। कोशिका संरचना वाला छोटा जीव है कौन? तो जीवाणु। जीवाणु की जो है वो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किसमें? तो म्यूकोपेप्टाइड की, है ना, इसको तो म्यूकोपेप्टाइड की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है जीवाणु की। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला इसी में देखते हैं। देखिए दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो राइजोबियम। क्वेश्चन पूछेगा ना, दलहनी फसलों में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो राइबोजियम हुआ। वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है कौन? तो राइजोबियम, जो कि क्या है? दलहनी फसलों में पाए जाने वाला एक जीवाणु है। ठीक है, दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो लैक्टोबेसिलस, जो कि वो दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? तो जोसेफ लिस्टर ने की है। ठीक है, जीवाणु का कृत्रिम वर्धन, तो जीवाणु का कृत्रिम वर्धन जो है वो रॉबर्ट कोच ने किया है। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है कितना? तो 70S, है ना, जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है 70S। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है क्या? होता है तो एक कोशिकीय जीव होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग जो है गोल्डफस ने किया था। ठीक है, और प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन है? तो देखिए अमीबा है ना, यूग्लिना है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है ना, एंट अमीबा है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिका है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। और हरा प्रोटोजोआ कहलाता है किसे? तो यूग्लिना को जो है वो हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, यूग्लिना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब अगला देखते हैं, जब आप हम लोग एमसीक्यू देखेंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं विषाणु। संसार में सूक्ष्म जीव होता है, संसार का सूक्ष्म जीव होता है कौन? तो विषाणु। विषाणु का अध्ययन जो है
वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणु के अध्ययन को, है ना, वायरस के अध्ययन को, है ना। विषाणु की खोज जो है लिवानोस्की ने की थी, कब, तो 1892 ईस्वी में। साधारणतः सभी जीवाणु बने होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। तो साधारणतः सभी वायरस जो है वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं, ठीक है। विषाणु का आकार कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो फिर 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है विषाणु का आकार, ठीक है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है तो न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है विषाणु, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अब अगला देखते हैं कोशिका विज्ञान। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, ठीक है। कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। जीवित कोशिकाओं की खोज लुवेन हॉक ने की है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो लाइडेन एवं स्वान ने, है ना, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1834-39 में, सॉरी 1838-39 में, ठीक है। अब अगला देखते हैं फ्रेंड, जीवधारियों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। तो जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है क्या, तो कोशिका है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, एक है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है इसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है, वही केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होता है तो यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टिज्म जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसी में क्या है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। अभी हम लोग जब से देखें सबसे छोटा कोशिका किसमें, तो माइक्रोप्लाज्मा में देखें, है ना। अभी जस्ट पीछे देखें, उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो फिर क्या है, तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम की केन्यूल सेल, सेल की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है ना, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगला देखते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका, तो अंडाणु, है ना। अंडाणु जो है वो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड कोशिका की संरचना। देखिए, देखिए जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव की खोज जो है डुजाइडीन ने की थी, डुजाइडीन ने की है, ठीक है। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में की। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है जिसका कथन है हेक्सले का, है ना। जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है, तो हेक्सले का यह कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीव द्रव सिद्धांत दिया था तो लुज सुल्ज सुल्ज ने जीव द्रव सिद्धांत दिया। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है तो कोशिका कहलाता है। पेड़ पौधे फ्रेंड समझ सकते हैं, पादप पेड़ पौधे कहा जाता है। पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति बनी होती है तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सुलुलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है जो पादप समुदाय में पाई जाती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली जो है वो पादप में भी पाई जाती है और जंतु दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है कौन, तो कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को एक निश्चित आकार और कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करता है, तो कोशिका झिल्ली जो कि पादप में भी और जंतु में भी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसको, बनी होती है तो लिपिड, है, कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन ने की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था तो बिल्डा, बिल्डा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जीवाणु में जो वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव कहलाता है तो मैट्रिक्स कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव, ठीक है। अगला देखते हैं कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागिरी कहा जाता है, तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागिरी, है ना। कोशिका का श्वास केंद्र भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह बन सकता है फ्रेंड्स, है ना, आप लोग समझिए, है ना, और एकदम धैर्यपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, एक से दो बार, इसके बाद एमसीक्यू जरूर देखिएगा, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर होगा और एक अच्छा बैकग्राउंड बनेगा आपके पास, तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होता है। आप चाहे तो छोटा सा नोट्स बना सकते हैं। एटीपी का निर्माण जो है वो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एटीपी का निर्माण, ठीक है। एटीपी जो है इकाई है, तो एटीपी जो है वो ऊर्जा की इकाई है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना। क्रेब्स चक्र होता है तो क्रेब्स चक्र जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्रेब्स चक्र की खोज है हेल्स क्रेब ने की थी, क्रेब्स चक्र की खोज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है तो फिर वो क्रिस्टी, है ना, क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का हृदय कहा जाता है,
गोल्जी काय, है ना, गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज जो है सॉरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो फिर सिस्टनिक कहते हैं गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन कहलाता है, क्या कहलाता है तो गोल्जी काय, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य है ना सत्र वन, है ना, गोल्जी काय का मुख्य कार्य है सत्र वन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गल्जिकाय, है ना, गोल्जिकाय द्वारा होता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देते हैं लाइसोसोम से रिलेटेड। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने 1948 ईस्वी में की थी। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है, क्या होता है तो एंजाइम होता है लाइसोसोम, जिसे कोशिका का कब्रिस्तान कहते हैं। फ्रेंड्स, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है तो मतलब बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना जो वो लाइसोसोम का मुख्य कार्य है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसे तो लाइसोसोम को, है ना, आप लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखेंगे। कोशिका का एटम बम कहलाता है कौन तो लाइसोसोम। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जो है पैलेड ने, है ना, पैलेड ने 1953 ईस्वी में की थी। राइबोसोम बने होते हैं तो फिर आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका द्वारा होता है। राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं तो फिर प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 18S राइबोसोम। फ्रेंड्स, हम लोग पीछे क्वेश्चन में पीछे पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस किए थे, है ना, प्रोकैरियोटिक और न्यूकैरियोटिक में। जो क्या था तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक था यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में 17S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में जो 70S राइबोसोम होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इस पे दिया हुआ रहता है ना, इसे फिर आप एक से दो बार वीडियो जरूर देखेंगे और वीडियो के बाद है वो एमसीक्यू क्वेश्चन इसी वीडियो में है, इन सभी से रिलेटेड वो जरूर देखेंगे ताकि आपको क्लियर होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं लवक। लवक पाया जाता है तो लवक जो है वो पादपों में पाया जाता है लवक। ठीक है, लवक जो है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, उसके बाद वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, तीसरा है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला जो था अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं ना, है ना, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, जो क्या है ल्यूकोप्लास्ट है, कहाँ पाए जाते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णी लवक पाई जाती है, जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है ना, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो बीजों और फूलों को जो है आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन तो क्रोमोप्लास्ट, ध्यान रखेंगे। पौधे की पत्तियां का रंग हरा होता है तो हरित लवण क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे की पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग जो है पीला होता है वो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग जो है वो पीला होता है। ठीक है, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है तो फिर कौन होता है तो मैग्नीज होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कौन है तो मैग्नीज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में सहायता ना, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है तो हरित लवक जो है वो जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है तो फिर कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है तो हरित लवक को जो है वो कोशिका का, है ना, रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, और इसी में देखिए टमाटर में लाल रंग का कारण वेरी इंपॉर्टेंट तो लाइकोपीन के कारण जो है वो टमाटर लाल होता है। ठीक है, उसके बाद हल्दी में पीला रंग का कारण होता है जेंथ्रोफिल। जेंथ्रोफिल जो है वो हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। ठीक है, पपीता में पीला रंग का कारण है तो कैरिकाजेंथिन, है ना, कैरिकाजेंथिन जो है वो पपीता में पीला रंग का कारण है। ठीक है, सेब में लाल रंग का कारण होता है तो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो है वो सेब में लाल रंग का कारण है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। मिर्च में लाल रंग का कारण है तो कैप्सेंथिन, है ना, कैप्सेंथिन जो है वो मिर्च में लाल रंग का कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, ना ध्यान रखेंगे। उसके बाद गाजर में कौन सा वर्णक होता है तो गाजर में जो वो कैरोटीन वर्णक होता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर देखेंगे। अगला पॉइंट है केंद्रक, रसधानी एवं तारकाय। केंद्रक, है ना, केंद्रक की खोज की थी मतलब न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। ठीक है, कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है केंद्रक। ठीक है, कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है कौन तो केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग होता है कैमेटीन, है ना, क्रोमेटीन जो है क्रोमेटीन केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमेटीन। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्रोमेटीन बना होता है तो क्रोमेटीन जो है वो प्रोटीन हिस्टोन, है ना,
प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का जब बना होता है क्रोमेटिन। ठीक है, कोशिका की निर्जीव रचना है, कोशिका की निर्जीव रचना है। रसधानी जो है वो कोशिका की निर्जीव रचना है। ठीक है, रसधानी पाया जाता है, रसधानी जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है तरकाय। तरकाय मतलब सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम की खोज जो है बोबेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की, जिसे तरकाय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तरकाय पाया जाता है तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कोशिका विभाजन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है, तो फिर वो कैरियोकाइनेसिस है ना। कैरियोकाइनेसिस जो है वो केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है। समसूत्री विभाजन होता है, तो फिर वो कायिक कोशिकाओं में जो है वो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लैंगिक जनन कोशिकाओं में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में जो है वो असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की खोज की है तो वाल्टर फ्लेमिंग जो है वो है ना, वाल्टर फ्लेमिंग जो समसूत्री विभाजन की खोज की है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज की है तो फॉर्मर फॉर्मर व मुरे है ना, फॉर्मर व मुरे जो है वो अर्धसूत्री विभाजन विभाजन की खोज की है। ठीक है, जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है, तो फिर वो डार्विन जो है वो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है, डार्विन। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है तो हुगो डी ब्रिज ने है ना, हुगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है तो डार्विन जो है वो है ना प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो फिर वो डार्विन जो है वो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं अनुवांशिकी है ना, अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स कहा जाता है, कहा था, किसने कहा था, तो डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था अनुवांशिकी का विज्ञान का विज्ञान को अनुवांशिकी। ठीक है, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो फिर अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है वो क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग अच्छे से ध्यान से रखेंगे और हम लोग आगे देखते हैं। अनुवांशिकता का मूल इकाई है, तो अनुवांशिकता की मूल इकाई है फिर वो जीन। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विल हेमल है ना, विल हेलम जोहानसेन ने 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है जीन अवस्थित होते हैं, तो फिर जीन जो है वो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो फिर वो बीडल एवं टेंटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। ठीक है, गेमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो गेमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादक जो है वो मेंडल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति हुई, तो फिर वो प्रोकैम्ब्रियन काल में है ना, प्रोकैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अगला देखते हैं फिर गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, अनुवांशिकी गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज है ना स्ट्रॉस बर्गर ने 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है, क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग है ना वेल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिक नामक पदार्थ से जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है, तो वो गुणसूत्रों के द्वारा जो है मनुष्य तथा जंतुओं में है ना लिंग निर्धारण की मतलब लिंग निर्धारण क्या होता है। ठीक है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है, तो 46 होती है, जो कि 23 जोड़ा हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाता है, तो फिर 23वां जोड़ा, जो 23 जोड़ा होता है ना, हम लोग देखिए 23 जोड़ा, तो 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होते हैं, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होते हैं, तो फिर पुरुष में XY जीन संगठन होता है और महिला में जो स्त्री में XX है ना जीन संगठन होता है, ये आप लोग जान रहे हैं। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY। ठीक है, और महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, तो मानव में जो है वो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, X हुआ तो महिला हो गई है ना, Y हुआ तो पुरुष हो गया है ना, वही होता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, वो 22X और है ना 22+Y, मतलब गुणसूत्र 22X हो गया ना। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने की थी।
कब? तो 1869 ईस्वी में। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड से फिर वो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। दो न्यूक्लिक अम्ल हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए क्या है? ये दो न्यूक्लिक अम्ल है ना। आरएनए का पूर्ण रूप होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और डीएनए है ना डायरोक्सी डिऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, तो फिर सॉरी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक जो है 1953 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1962 ईस्वी में दिया गया। ठीक है। अगला है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो कॉर्नबर्ग जो है वो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया है। डीएनए होता है, डीएनए जो एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना जो है वो डीएनए का मुख्य कार्य। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो फिर वो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ठीक है। प्रैक्टिकता सिद्ध करने में सहायक होता है, तो प्रैक्टिकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट जो है वो है ना सहायक होता है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है फिर वो हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है तो फिर वो भी हैदराबाद में स्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है तो आरएनए का संश्लेषण जो है वो डीएनए से होता है। आरएनए में शकरा पाई जाती है तो फिर आरएनए में राइबोसोम है सॉरी राइबोस शकरा पाई जाती है आरएनए में। ठीक है। डीएनए में मौजूद शकरा है तो डीऑक्सी राइबोस है ना, डीऑक्सी राइबोस जो वो डीएनए में मौजूद शकरा है। ठीक है। अगला है केंद्रक में डीएनए का अंश होता है तो फिर केंद्रक में 10% डीएनए का अंश होता है। डीएनए बहुलक है तो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है डीएनए। ठीक है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है तो प्रोटीन निर्माण के लिए डीएनए जो है वो आदेश देता है। प्रोटीन का निर्माण करता है तो प्रोटीन का निर्माण आरएनए करता है। ठीक है। अगला देखते हैं डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं तो डीएनए की श्रृंखलाएं जो है वो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है डीएनए की श्रृंखलाएं। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव जो वो आरएनए के द्वारा होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड पॉइंट। देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान का जनक है। ठीक है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो लिनियस को जो है वो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति जगत का बड़ा समूह थेलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। ठीक है। ठीक है। थेलोफाइटा समूह के पौधा होता है। थेलोफाइटा समूह के पौधा जो है वो सुकाय जो है वो थेलोफाइटा समूह के पौधा होता है। ठीक है। अगला देखते हैं सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है तो सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह जो होता है बायोफाइटा जो है सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह होता है। ठीक है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है तो बायोफाइटा को वो प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। सबसे बड़ा बायोफाइटा है फिर वो डायसोनिया है ना, डायसोनिया जो है सबसे बड़ा बायोफाइटा है। सबसे छोटा बायोफाइटा तो जियोप्सिस जो है वो सबसे छोटा बायोफाइटा है। ठीक है। संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है तो बायोफाइटा में जो वो संवहन ऊतक जाइलम और तथा बायोफाइटा का अभाव होता है। नेक्स्ट है देखते हैं वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग जो है वो बायोफाइटा कहलाता है। ठीक है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो वो नम एवं छायादार स्थलों पर उगते हैं। ठीक है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट जो है वो एंजोला जो है वो सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोग शैवाल है ना, शैवाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट देते हैं। शैवाल का अध्ययन कहलाता है तो फिर फाइकोलॉजी ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। शैवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो वो सुलूलोज की बनी होती है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो क्लोरेला शैवाल से क्लोरेला शैवाल से अंतरिक्ष यात्री जो वो भोजन जल है ना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं जो स्पेस स्टेशन में जो रहते हैं है ना। और अगला देखते हैं आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमनेरिया जो है आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है। ठीक है। अगला सबसे बड़ा शैवाल तो माइक्रोसिस्टिस जो है वो सबसे बड़ा शैवाल है। सबसे छोटा शैवाल तो क्लेमाइडोमोनस जो सबसे छोटा सवाल है। ठीक है। अब देखते हैं कवक से रिलेटेड कुछ पॉइंट देते हैं। कवक जो है वो बहुकोषीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रमुख कवक है तो ईस्ट
मशरूम, खमीर, ये सब जो है वो कवक है, प्रमुख कवक। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो आइटिन सॉरी काइटिन की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कवक में भोजन संचित रहता है, फिर वो ग्लाइकोजन के रूप में कवक में जो है वो भोजन संचित रहता है। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है तो सेक्रोमाइसेस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में, है ना, नान रोटी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो वो ईस्ट का प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने में। ठीक है, शराब उद्योग में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है शराब उद्योग में। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लाइकिन, लाइकिन से रिलेटेड कुछ टॉपिक देते हैं पॉइंट। लाइकिन बने होते हैं तो लाइकिन जो कवक एवं शैवाल के बने होते हैं लाइकिन। लाइकिन शब्द का प्रथम प्रयोग है वो थियोफेस्टस ने किया था, लाइकिन शब्द का प्रथम प्रयोग। पैरों की छालों पर उगने वाला लाइकिन कहलाता है तो कोटिकोलस, है ना, कोटिकोलस जो पैरों की छालों पर उगने वाला लाइकिन कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला लाइकिन कहलाता है तो वो सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस जो चट्टानों में उगने वाला लाइकिन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोबर पर उगने वाला कवक है तो फिर वो क्रोपोफिल, है ना, क्रोपोफिल जो है वो गोबर में उगने वाला कवक है। ठीक है, लाइकेन सहायक होता है तो फिर वो मृदा के निर्माण में लाइकेन सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो फिर वो रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला लाइकेन है तो लोबेरिया, लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनिया, ये सभी जो है वो इत्र बनाने में प्रयोग में आने वाला लाइकेन है। ठीक है, अगला देखते हैं अनावृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। अनावृत्ति बीजी जिसे फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, समूह के पौधे बीज होते हैं तो वो नग्न होते हैं, है ना, आवरण नहीं होता है, नहीं होता है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है तो फिर सिकोया, सिकोया जो है वो, है ना, सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है। ठीक है, सबसे छोटा अनावृत बीजी है तो फिर वो जेमिया, जेमिया पिग्मिया जो है वो सबसे छोटा अनावृत बीजी है। ठीक है, साबुन दाना प्राप्त होता है तो साबुन दाना जो है वो साइकस से प्राप्त होता है, साबुन दाना सॉरी साबुदाना। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन अनावृत बीजी पौधे में परागन की क्रिया होती है तो वायु के माध्यम से अनावृत बीजी पौधे में परागन की क्रिया होती है। आवृत बीजी, हम लोग आवृत बीजी से लेकर कुछ देखते हैं। आवृत बीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, से समूह के पौधे में बीज होते हैं तो वो फल के अंदर, है ना, जो जो पौधा अनावृत बीजी समूह के पौधे होते हैं उसमें बीज जो फल के अंदर होता है। ठीक है, जो आवृत बीजी समूह के पौधे होते हैं उसके फल बीज है वो फल के अंदर होते हैं, और जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उसके बीज जो है वो नग्न होते हैं, मतलब आवरण नहीं होता उसका। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो हम लोग पीछे देखें सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है तो यूकेलिप्टस जो है वो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है। सबसे छोटा आवृत पौधा है तो फ्रेंड लेमना, लेमना जो है सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे छोटा बीज होता है तो ऑर्किड, है ना, ऑर्किड जो है वो सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड। सबसे बड़ा बीज होता है तो लोडोसिया, लोडोसिया जो है, लोडोसिया जो है सबसे बड़ा बीज है। ठीक है, सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया, सेम्पर विलेस, है ना, सेम्पर विलेस जो है वो सबसे ऊंचा पौधा है। ठीक है, सोले सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल के पौधे हैं तो सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च, ये सभी जो है वो सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फिर रूटेसी कुल के पौधे हैं तो रूटेसी कुल के पौधे जो वो नींबू, संतरा, बेल, है ना, मौसमी जो है वो रूटेसी कुल के पौधे हैं। फ्रेंड क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से काफी बनता है। ठीक है, रोजेसी कुल के पौधे हैं तो रोजेसी कुल के पौधे हो जाते हैं सेब, नाशपाती, गुलाब और रस भरी। ठीक है, अगला देखते हैं मालबेरी, मालवेसी कुल के पौधे हैं तो कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब जो वो मालवेसी कुल के पौधे हैं। मटर किस कुल का पौधा है तो मटर जो है लेग्यूमिनेसी, है ना, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मटर। ठीक है, गन्ना किस कुल का पौधा है तो फिर गन्ना जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ठीक है, लौंग किस कुल का पौधा है तो लौंग जो है वो मेट्रेसी, है ना, मिट्रेसी कुल का पौधा है लौंग। ठीक है, अगला देखते हैं लौंग के तेल का प्रमुख घटक है तो फिर यूरेनॉल, है ना, यूरेनॉल जो है वो लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। अब अगला देखते हैं जड़, तना, पत्ती से रिलेटेड पॉइंट। पौधे का अवरोही भाग होता है तो पौधे का अवरोही भाग जो है वो जड़ होता है। ठीक है, तर्तु रूपी, है ना, तर्कु रूपी जड़ के उदाहरण है तो तर्कु रूपी जड़ के उदाहरण जो है वो मूली होता है। ठीक है, कुंभी रूपी जल के उदाहरण है तो शलजम जो है वो कुंभी रूपी जल के उदाहरण है। ठीक है, शंक्वाकार जल के उदाहरण है, शंक्वाकार जल के उदाहरण जो है वो गाजर है। ठीक है, गाढ़दार जल के उदाहरण है तो शकरकंद जो है वो गाढ़, है ना, गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद। ठीक है, अगला देखते हैं जड़ों के रूपांतरण है तो जड़ों के रूपांतरण जो है वो मूली, गाजर, है ना, शलजम जो वो जड़ों के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। ठीक है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना, अदरक और आलू का खाने योग्य भाग क्या था तना।
कंद के उदाहरण है, तो आलू जो है एक कंद है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखते हैं, घन कंद का उदाहरण है, तो घन कंद का उदाहरण है ओल और अरबी, है ना। अगला है प्रकंद के उदाहरण है, तो अदरक और हल्दी जो है वो प्रकंद के उदाहरण है, ठीक है। शल्क कंद के उदाहरण है, तो प्याज और लहसुन जो है वो शल्क कंद के उदाहरण है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, तो फिर वो सल्फेनिक अम्ल के कारण, प्याज के छिलके उतारने से आंसू आते हैं, सल्फेनिक अम्ल के कारण, ठीक है। लहसुन में गंध का कारण है, तो लहसुन में गंध का कारण जो है इलायसीन जो है वो लहसुन में गंध का कारण होता है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है, तो मिर्च जो है वो तीखा होता है, उसका कारण है कैप्सेइसिन, है ना, कैप्सेइसिन जो है वो मिर्च में तीक्ष्णता का कारण है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो वो तना होता है। दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो राइजोबियम जो वो दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है, ठीक है। अगला देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे जो वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा जो है वो, है ना, तने की वृद्धि दर मापी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है, तो फिर कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तना, पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त करने के लिए, है ना, प्राप्त करना कहलाता है, ठीक है। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू का कायिक प्रवर्धन जो वो तना से होता है, ठीक है। बायोफिलस बायोफिल्म के कायिक प्रवर्धन होते हैं, तो बायोफिल्म, है ना, बायोफिल्म के कायिक प्रवर्धन होता है, तो वो पत्तों से होता है ना, पत्ता से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो पत्ती होता है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र, तो रंध्र जिसे स्टोमाटा है ना, स्टोमाटा कहते हैं, वो पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र है, ठीक है। पत्तियां सांस लेती हैं, तो स्टोमाटा से जो है वो पत्तियां सांस लेती हैं। वाष्पोसर्जन में सहायक होता है, तो वाष्पोसर्जन में स्टोमाटा जो है वो वाष्पोसर्जन में सहायक होता है। पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो है वो पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है, तो पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग जो है कैरोटीनाइड के कारण होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्लोरोफिल के केंद्र में होता है, तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना जो है वो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। अब हम लोग फल से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फिर फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी, है ना, पोमोलॉजी जो वो फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। फल बनता है, तो फल जो वो निषेचन के बाद अंडाशय से जो वो फल बनता है। बीज बनता है, निषेचन के बाद बीजांड से जो है वो बीज बनता है। निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, कि खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो स्ट्रॉस वर्गर ने फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नर एवं मादा में जनन इकाई का संयोजन कहलाता है, तो नर एवं मादा में जनन इकाई का संयोजन जो वो निषेचन कहलाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो साइकस जो है वो सबसे बड़ा बीजांड होता है, ठीक है। जीवित जीवाश्म है, तो साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म है। अगला देते हैं, जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है, तो वो सत्य फल कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अनुभाग भी भाग लेते हैं उसे असत्य फल कहते हैं। पुष्प के अनुभाग कौन, तो पुष्पासन और बहादल, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगला देते हैं, सत्य फल के उदाहरण, तो सत्य फल के उदाहरण है मटर और आम, ये जो है वो सत्य फल के उदाहरण है। तो सत्य फल कौन हो गया, जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं, ठीक है। असत्य फल के उदाहरण देख लेते हैं, सेब, नाशपाती और कटहल। तो असत्य फल कौन होता है, जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अनुभाग भी भाग लेते हैं उसे असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती और कटहल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारोसीन फल है, सारोसिस फल है शहतूत, अनानास और कटहल जो है सारोसिस फल है, ठीक है। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो मध्य फल वित्ती आम, इमली, है ना, पपीता, बेर का खाने योग्य भाग, ठीक है। अगला देते हैं, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है वो फल भित्ति। लीची का खाने योग्य भाग है, तो एरिल, एरिल जो है वो लीची का खाने योग्य भाग है। नारियल का खाने योग्य भाग है, तो नारियल में हम लोग जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, तो भून कोष खाते हैं नारियल का, ठीक है। अगला है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो पुष्प क्रम जो है वो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, ठीक है। अब हम लोग फूल से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पौधे का जनन अंग होता है, तो पुष्प, पुष्प मतलब फूल जो है वो पौधे का जनन अंग होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। फूलों की खोज, सॉरी, फूलों की खेती कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की खेती कहलाता है। पुष्प का नर अंग कहलाता है, तो पुलकेसिन जो है वो पुष्प का नर अंग कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, पुष्प का मादा अंग कहलाता है, तो अंडक, अंडक कॉर्पल, है ना, अंडक कॉर्पल जो है वो पुष्प का
मादा अंग कहलाता है। सबसे छोटा पुष्प है तो बुल्फिया, बुल्फिया जो है वो सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प है तो रेफलेसिया जो है वो सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग पादप उत्तक से रिलेटेड कुछ पॉइंट। कोशिकाओं का सबसे चलिए कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है वह कहलाती है तो उत्तक कहलाती है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो वो बीचट ने किया था। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, अब अगला देखते हैं। शरीर में है ना उत्तकों का निर्माण होता है तो फिर वो प्रोटीन से शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। जाइलम एवं फ्लोएम है तो संवहनीय उत्तक है जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को भोजन के अन्य भागों तक पहुंचाता है तो फिर वो फ्लोएम जो है वो पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को है ना पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है तो जाइलम जो है वो जल को पहुंचाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पौधे की जड़ें द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना तो वो जाइलम के द्वारा जो है जल को पहुंचाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा जो फ्लोएम के द्वारा भोजन को है ना पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है तो संयोजी उत्तक जो है शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। अगला देखते हैं। रक्त एक प्रकार का होता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। देखिए, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो क्वार्टोसोम, क्वांटोसोम जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और एवं सूर्य का प्रकाश जो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फ्लोरीन प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है तो फ्लोरीन प्रकाश के बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो फिर वो लाल रंग के प्रकाश में जो वो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है तो बैगनी रंग के प्रकाश में वो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो वो दिन में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचय होता है तो जल से है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से, ऑक्सीजन निकलना को उपचयन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलता है तो वो जल के अपघटन के लिए ऊर्जा जो प्रकाश से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ठीक है, अगला है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सौर विकिरण जो है वो जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रमुख पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन ये सभी जो पादप हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन तो ऑक्सिन है ना, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये है वो वृद्धि प्रवर्धक है ना पादप हार्मोन है। ठीक है, ये प्रमुख पादप हार्मोन हो गया और वृद्धि से संबंधित जो पादप हार्मोन है वो है ऑक्सिन है ना, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन तो एफसिसिक अम्ल तथा एथिलीन जो है वो वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है। ठीक है, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन जो है ऑक्सिन जो है खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देते हैं। किसका प्रयोग है ना छिड़काव करके है ना खरपतवार नष्ट करने में होता है तो फिर ऑक्सिन का प्रयोग होता है। ठीक है, 2,4-D है। 2,4-D जो है एक खरपतवार नाशक है ना, एक खरपतवार गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन तो एथिलीन जो है फ्रेंड गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, एथिलीन की खोज की गई थी तो बर्ग ने 1962 ईस्वी में एथिलीन की खोज की थी और यह गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, अगला देखते हैं। फलों को पकाने में सहायक होता है तो फ्रेंड्स फलों को पकाने में जो सहायक होता है एथिलीन जो है वो फलों को पकाने में सहायक होता है। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है तो एथिलीन जो है वो पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने वाला सहायक होता है। ठीक है, बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है तो बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन जो है बौने पौधे को लंबा करने वाला सहायक हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है। अगला है जिब्रेलिन की खोज किसने की थी तो करोसावा है ना, करोसावा ने 1926 ईस्वी में जिब्रेलिन की खोज की थी। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है। साइटोकाइनिन की खोज तो मिलर ने 1951 ईस्वी में साइटोकाइनिन की खोज की थी। अगला है। फूल खिलने वाला हार्मोन है
तो फूल खिलने वाला हार्मोन जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो फूल खिलने वाला हार्मोन है। ठीक है। ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन है तो ट्राउमेटिन है वो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, डाई है ना, ट्राइमेटिक है वो डाइकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है। पौधे और जख्मों का भरण, जख्मों को भरता है, तो पौधे में जो जख्मों का भरण करता है ट्राउमेटिन है ना, ट्राउमेटिन जो पौधों में जख्मों का भरण करता है। अगला देखते हैं हम लोग पादप रोग, पादप रोग से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तंबाकू का मोजेक रोग होता है, तो तंबाकू का मोजेक रोग जो वो विषाणु से होता है। ठीक है। आलू का सेथिल रोग होता है, तो आलू का सेथिल रोग जो वो जीवाणु से होता है। ठीक है। गेहूं में रस्ट रोग होता है, तो वो कवक से होता है, गेहूं में रस्ट रोग। ठीक है। गन्ना में लाल सड़न होता है, तो गन्ना में लाल सड़न जो है वो कवक से होता है। ठीक है। धान में अंगमारी रोग का कारण है, धान में अंगमारी रोग का कारण जो है वो जेंथोमोनास नामक जीवाणु जो है वो धान में अंगमारी रोग का कारण है, जेंथोमोनास नामक जीवाणु। ठीक है। ब्लास्ट रोग संबंधित है, तो ब्लास्ट रोग जो है वो धान से संबंधित है। ठीक है। हरित बाली रोग संबंधित है, तो हरित बाली रोग जो वो बाजरा से संबंधित है, हरित बाली रोग। ठीक है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, तो अग्नि निर्जा रोग जो वो सेब से संबंधित है। धान में खैरा रोग, तो धान में खैरा रोग जो वो जस्ते की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हॉट रोग होता है, आलू में ब्लैक हॉट रोग जो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है। अगला देखते हैं बंची टॉप रोग संबंधित है, तो बंची टॉप रोग जो वो केला से संबंधित है। ठीक है। टिक्का रोग संबंधित है, तो वो मूंगफली से संबंधित है, टिक्का रोग। मटर में मार्स रोग तो मैग्नीज की कमी से होता है, मटर में मार्स रोग। ठीक है। नींबू में डाइबेक तथा लिपिड लीफ रोग होता है, तो कॉपर है ना, तांबा की कमी से होता है। ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, आम तथा बैगन में जो है लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। ठीक है। फूल गोभी में बाउनिंग तथा आंवले में निकोसिस रोग होता है, तो बोरोन की कमी से होता है। ठीक है। अगला देखते हैं वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य, तो लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग जो सूक्ष्म पुष्प कली से लौंग प्राप्त होता है। हींग प्राप्त होता है, तो पौधों की जड़ों से हींग प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है कॉर्क प्राप्त होता है, तो ओक की वृक्ष की साल से जो कॉर्क प्राप्त होता है। ठीक है। ओक का वनस्पतिक नाम है, तो ओक का वनस्पतिक नाम है क्वेकर्स सुबर, जो है ओक का वनस्पतिक नाम है। ठीक है। उसके बाद है रेओइन प्राप्त होता है, तो रेओइन जो है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, रेओइन या हीरोइन जो कहते हैं नशा के लिए, है ना, उसी के, है ना, अफीम का फल में जो है वो चीरा लगाया जाता है, उससे दूध निकलता है ना, उसी से अफीम तैयार किया जाता है, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। तो अफीम पोस्ता जो है वो अधिक पके फल से प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता, है ना, ये पीछे का उसके बाद का कुछ पॉइंट है। ठीक है। अफीम का वनस्पतिक नाम है, तो अफीम का वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, जो वो अफीम का वास्तविक नाम है। ठीक है। मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो अफीम के पौधे से जो है वो मॉर्फिन प्राप्त होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ हैं, तो निकोटीन जो है वो तंबाकू में विषैला पदार्थ है, निकोटीन। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं निकोटीन प्राप्त होता है, तो तंबाकू की पत्तियों से जो है वो निकोटीन प्राप्त होता है। ठीक है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो फिर कॉफी में कैफीन जो है वो उत्तेजित पदार्थ होता है। कैफीन प्राप्त होता है, तो कॉफी के बीज से कैफीन प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो वो थीन जो है वो चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। थीन टेनिन प्राप्त होता है, तो थीन टेनिन जो है वो चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड तारपीन तेल प्राप्त होता है, तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, तो शैवाल जो है वो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल का। ठीक है। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है, तो ट्राइलियस में जो है वो सबसे लंबा गुणसूत्र होता है। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है, तो सबसे भारी भारी कास्ट वाला पौधा जो है हाइड्रविचिया, है ना, हाइड्रविचिया जो है वो सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है। ठीक है। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है, तो ओक्रोमा, ओक्रोमा जो है वो सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक है, तो फ्रेंड पौधे के अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन तथा ताप आवश्यक है। ठीक है। पौधे की वायु का पता लगाया जा सकता है, तो पौधे की वायु का पता जो है वृद्धि वलय या वर्णिक वलय को गिनकर पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स। वर्णिक वलय का अध्ययन कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है ना, वार्षिक वलयों का अध्ययन। ठीक है। पौधे के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो पौधों के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पीछे भी डिस्कस किए। मरुस्थल में उगने वाला पौधा, तो फिर वो जीरोफाइट, जीरोफाइट जो है वो मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। ठीक है। और फ्रेंड्स पानी में उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चट्टानों में उगने वाला पौधा, तो लिथोफाइट कहा जाता है चट्टानों में उगने वाला पौधा को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है।
ठीक है। प्राणी जगत का सबसे भारी संघ, सबसे बड़ा संघ है तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। ऑर्थोपोडा के संघ जीव हैं तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली, ये सब जो है ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। ऑर्थोपोडा जगत का सबसे मतलब प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो ऑर्थोपोडा ही है। ऑर्थोपोडा के ये जीव हैं, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के हृदय में होता है तो कॉकरोच के हृदय में जो वो 13 प्रकोष्ठ होता है। कॉकरोच के हृदय में कीटों में पैरों की संख्या होती है तो कीट में जो लेग्स है ना, पैर की संख्या जो वो 6 होती है। ठीक है। जंतु विज्ञान का दूसरा बड़ा संघ है तो मोलास्का। मोलास्का जो है वो जंतु विज्ञान का दूसरा बड़ा संघ है। ठीक है। मोलास्का संघ के जीव हैं तो फिर ऑक्टोपस और घोंघा ये जो है वो मोलास्का संघ के जीव हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑक्टोपस है एक मधुक वाची है, एक मधुक वाची मतलब मोलास्क ऑक्टोपस है। ठीक है। ऑक्टोपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलास्क संघ के बीच में श्वसन जो है गिल्स के द्वारा होता है। मोलास्का संघ के जीव में श्वसन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। मोलास्का संघ में उत्सर्जन जो है विककों के द्वारा होता है। मोलास्का संघ में उत्तकों है ना, उत्सर्जन है ना, मोलास्का संघ में उत्सर्जन जो है वो विककों के द्वारा होता है। ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो एक कोशिकीय होते हैं प्रोटोजोआ संघ के जीव। प्रोटोजोआ नाम दिया था तो गोल्डफस ने, है ना, गोल्डफस ने प्रोटोजोआ नाम दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं तो अमीबा, युग, लीना, पैरामीशियम ये जो है वो प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। ठीक है। पोरीफेरा संघ के जीव है तो साइकोन और स्पंज जो है वो पोरीफेरा संघ के जीव हैं। ठीक है। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं तो स्पंज जो है वो पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिडा संघ के जीव हैं तो एनीलिडा संघ के जीव जो है वो केचुआ और जोक जो है वो एनीलिडा संघ के जीव है। केचुआ में होती है तो केचुआ में जो है 4 जोड़ी हृदय होता है केचुआ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनीलिडा संघ के जीव में जीव में श्वसन जो है वो त्वचा से होता है ना। एनीलिडा संघ के जीव में श्वसन जो है वो त्वचा से होता है। अगला है फ्रेंड, एकाइनोड मेटा संघ के जीव हैं तो फिर वो जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटिश स्टार जो है वो एकाइनोड मेटा संघ के जीव हैं। ठीक है। सेलिनड्रेटा है ना, सेलिनड्रेटा संघ के जीव है तो हाइड्रा और मूंगा जो वो सेलिनड्रेटा संघ के जीव हैं। ठीक है। हाइड्रा की खोज किसने की थी तो ल्यूविन हॉक ने हाइड्रा की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है फ्रेंड, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं तो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो वो उभयचर होते हैं। ठीक है। उभयचर का अर्थ है जो जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं और उभयचर जो है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं जैसे मेढक। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, मेढक के हृदय में होता है तो वो 3 कक्षा होता है मेढक के हृदय में। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पक्षी का हृदय में होता है तो पक्षी का हृदय में जो वो 4 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है तो एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्नियोथोलॉजी है ना, ऑर्नियोथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन को कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित प्राणी पक्षी है तो मतलब शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है तो ये जो है वो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है तो फिर वो एमू है ना। एमू जो है वो विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है शुतुरमुर्ग के बाद। सबसे छोटा पक्षी है तो हर्मिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है तो फिर वो डायफ्रॉम। डायफ्रॉम जो है वो स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में जो वो 4 कक्षाएं होती हैं स्तनधारियों के हृदय में। अगला देखते हैं, स्तनधारियों में श्वसन होता है तो स्तनधारियों में श्वसन जो वो फेफड़ों से होता है। स्तनधारियों में श्वसन। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी है तो फिर वो ब्लू नीला व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी है। स्तनधारी फिर वो जीव होता है जो अपना बच्चे जो है वो अंडा नहीं देता है, वो डायरेक्ट बच्चा जनता हो और अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, वो स्तनधारी कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा स्तनधारी है तो फिर वो छुछुंदर जो है वो सबसे छोटा स्तनधारी है। स्तनधारी है तो फिर जिराफ जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो फिर डॉल्फिन जो है वो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा अकेशिरुकी है तो एक्वीड है ना, एक्वीड जो है वो सबसे बड़ा अकेशिरुकी है। ठीक है। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है तो फिर वो डक विल्ड प्लेटिप्स जो है वो अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी। स्तनधारी जो है वो अंडा न देके जो जन्म देता है बच्चों को डायरेक्ट, उसी को फिर स्तनधारी कहते हैं। तो एकमात्र स्तनधारी है डक विल्ड प्लेटिप्स जो अंडा देने वाला हो। ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है तो अफ्रीकी हाथी जो है वो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है। सरीसृप वर्ग के जीव हैं तो छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट ये फिर वो सरीसृप वर्ग के जीव हैं। सामान्य सरीसृप का हृदय होता है तो सामान्यतः सरीसृप का हृदय जो है वो 3 कक्षीय होता है। अपवाद मगरमच्छ। सरीसृप का हृदय जो 3 कक्षीय होता है। ठीक है। अपवाद में मगरमच्छ है।
देखिए सरीसृप का विकास हुआ है तो फिर वो मेसोजोइक युग में सरीसृप का विकास हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि सांप जो है पृथ्वी पर कब से, है ना, तो मेसोजोइक युग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर, ठीक है। मगरमच्छ हृदय होता है तो मगरमच्छ का हृदय जो वो चार कक्षीय होता है, मगरमच्छ का हृदय, ठीक है, जो कि सरीसृप कुल का होता है ना। देखिए फ्रेंड, सामान्यतः सरीसृप का हृदय जो वो तीन कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ भी क्या है ना एक सरीसृप में आते हैं, आता है जिसमें क्या है तो चार कक्षीय है, इसलिए वहां पे हम लोग अपवाद में मगरमच्छ देखे, क्योंकि वह सरीसृप होते हुए भी उसमें चार कक्षीय हृदय है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, जो घोंसला बनाता है तो नागराज, जिसे किंग कोबरा कहते हैं, वो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। एकमात्र जहरीली छिपकली है हिलोडर्मा, है ना, हिलोडर्मा जो है वो सबसे एकमात्र जहरीली छिपकली है हिलोडर्मा, ठीक है। अगला देखते हैं, सॉरी मछलियों बोलते हैं ना, मछलियों में जो है श्वसन होता है, गलफरी से मछली सांस लेती है ना, जिसे गिल्स कहते हैं, तो गिल्स के द्वारा जो है मछलियां सांस लेती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं जंतु उत्तक से रिलेटेड कुछ पॉइंट, ठीक है। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है तो वो उत्तक कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो है उत्तकों का अध्ययन कहलाता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है तो वो संयोजी उत्तक जो है वो विभिन्न अंगों एवं उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है। तो रक्त जो है मनुष्य का ब्लड जो है वो एक संयोजी उत्तक है, ठीक है, हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले दो तंतु हैं तो फिर वो टेंडन एवं लिंगामेंट, जिसे स्नायु कहते हैं, वो संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले दो तंतु हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मांसपेशियों को अस्थियों से, है ना, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है तो टेंडन जो है वो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है तो लिंगामेंट जो है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, मतलब हड्डी से हड्डी जो जुड़ा है उसे लिंगामेंट, हड्डी से जो मांस जुड़ा है उसे टेंडन कहते हैं, ठीक है। चेतना उत्तक कहलाता है तो तंत्रिका उत्तक जो है चेतना उत्तक कहलाता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तंत्रिका उत्तक को कोशिकाओं का कहा जाता है तो तंत्रिका उत्तक को कोशिका का तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं दो न्यूरॉन के बीच की जगह तो साइनेप्स, है ना, दो न्यूरॉन के बीच की जगह जो वो साइनेप्स है, ठीक है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है तो तंत्रिका कोशिका जो वो संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है, ठीक है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तो तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या तो 339 होती है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो गलूटियस मैक्सिमस जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है तो एस्टेपीडियस, एस्टेपीडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, ठीक है। अगला देखते हैं मानव रक्त से रिलेटेड कुछ पॉइंट। रक्त खून होता है तो वो तरल संयोजी उत्तक है, रक्त, ठीक है। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी जो वो रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है तो रक्त क्या है तो क्षारीय है, इसका पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है, ठीक है। 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से जो ऊपर होगा वो क्षारीय होगा, 7 जो वो उदासीन को दर्शाता है, ठीक है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा जो वो 5 से 6 लीटर के बीच होता है। जो इंसान स्वस्थ है उसके शरीर में रक्त की मात्रा, ठीक है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना कम होता है तो महिलाओं में पुरुष की तुलना में जो वो ½ लीटर रक्त जो है वो कम होता है, मतलब 1/2 लीटर, ठीक है। रक्त का मुख्य कार्य है तो रक्त का मुख्य कार्य होता है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोग से रक्षा करना, जो ब्लड का काम होता है शरीर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रक्त में पाए जाने वाला धातु है तो रक्त में जो है वो पाए जाने वाला धातु लोहा जो है वो रक्त में पाए जाने वाला धातु है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को जो है वो सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। हीमे हीमोग्लोबिन है तो प्रोटीन का एक यौगिक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में मौजूद लोह यौगिक है तो हिमेटिन, हिमेटिन जो है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद लोह यौगिक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा, है ना, लोहा हम लोग पीछे देखिए जब रक्त में पाया जाता है लोहा तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाएगा ना। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है वो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रक्त प्लाज्मा, ठीक है, रक्त प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा जो रुधिर का तरल भाग होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है वो प्लाज्मा, देखिए पदार्थ की 3 अवस्था आप लोग जान रहे हैं, ठोस द्रव और गैस, और चौथा अवस्था है वो प्लाज्मा है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा होता है तो वो रंगहीन होता है रक्त प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो रक्त का 55% भाग जो वो प्लाज्मा होता है।
ठीक है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में 90% जल का प्रतिशत होता है प्लाज्मा में। ठीक है। पचे हुए भोजन का संवहन करता है, तो प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन का संवहन करता है। ठीक है। फाइब्रिनोजन एल ब्यूमिन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन और एम्ब्यूमिन जो वो प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है, तो फिर वो फाइब्रोनोजन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है। ठीक है। अगला देखते हैं, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है, तो वो सेरम कहलाता है। ठीक है। एंटीबॉडी है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पाया जाता है, तो वो रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखें हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो फ्रेंड्स शरीर के अंदर रक्त को जमने से हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रक्त कोशिकाएं से रिलेटेड कुछ पॉइंट। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण आरबीसी कहते हैं उसे, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी कहते हैं उसे, तथा रक्त बिम्बाणु है ना, ब्लड प्लेटलेट्स है ना। तो रक्त को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, मतलब रेड ब्लड सेल का निर्माण जो वो अस्थि मज्जा में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन होता है, मतलब रेड ब्लड सेल का आयु जो है वो 20 से 120 दिन का होता है। सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। और श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है, तो डब्ल्यूबीसी है ना, श्वेत रक्त कण का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और यकृत और प्लीहा में व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। है श्वेत ब्लड सेल का जीवन काल होता है, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल जो है वो 2 से 4 दिन का होता है, और रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो है वो 20 से 120 दिन का होता है। हम लोग पीछे देखना, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो फिर व्हाइट ब्लड सेल को जो है ल्यूकोसाइड है ना, ल्यूकोसाइड कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल को। और रेड ब्लड सेल को कहा जाता है तो इन इरिथोसाइड, इरिथोसाइड जो है वो रेड ब्लड सेल को, और ल्यूकोसाइड जो है वो व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है तो फिर मोनोसाइड, मोनोसाइड जो है वो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। ठीक है। अगला देखते हैं, लाल रक्त कण मतलब आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना, जो है वो रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है। और श्वेत रक्त कण मतलब डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, व्हाइट ब्लड सेल का वो कार्य होता है। ठीक है। एंटीजन पाया जाता है, फिर आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। ठीक है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, तो फिर वो ए और बी है ना, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी। ठीक है। आरबीसी की संख्या पाई जाती है, तो फिर वो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है। और आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, आरबीसी का कवर्गाह कहलाता है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का कवर्गाह जो है वो प्लीहा कहलाता है। ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा, प्लीहा जो है वो ब्लड बैंक कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है, तो फिर प्लेटलेट्स जो है वो रक्त के थक्का बनने में सहायक है। प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन का होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल। ठीक है। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, तो अस्थिमज्जा में जो है वो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, अस्थिमज्जा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। खून थक्का नहीं जमाता है, तो हीमोफीलिया रोग में जो है वो खून जो है थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोगों में। ठीक है। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन है, तो फिर वो विटामिन के जो है रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन है। अगला देखते हैं, लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, तो फिर वो थैलेसीमिया रोग में जो है वो लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं थैलेसीमिया रोग में। ठीक है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है, तो ल्यूकेमिया जो है फिर वो रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है। ठीक है। अगला देखते हैं, रक्त वर्ग समूह। ठीक है। रक्त समूह होते हैं, तो ए बी और ओ जो है वो रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज की थी, तो फिर कार्ल लैंड स्टेनर ने जो है वो रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है। लैंड स्टेनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, तो वो जो है ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। ठीक है। और सर्वग्रही रक्त समूह कहलाता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर होगा वो, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबको सबका ब्लड ग्रहण कर सकता है, तो फिर वो है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। आर एच फैक्टर संबंधित है, तो आर एच फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित होता है। आर एच फैक्टर की खोज तो लैंड स्टीनर व विनर ने 1940 ईस्वी में रिसस बंदर में आर एच फैक्टर की खोज की थी। ठीक है। रक्त को शुद्ध करता है, तो फिर किडनी, जिसे वृक्क कहते हैं हिंदी में, रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है। अगला, वृक्क में मतलब किडनी में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वो 1200 सीसी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो डायलिसिस कहलाती है। ठीक है। अगला देखते हैं, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, तो फिर वो विलियम हॉर्वे ने
1628 ईस्वी में की है। ठीक है। शरीर में रक्त परिसंचरण कहलाता है या करता है ना? शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, तो हृदय जो है शरीर में रक्त परिसंचरण करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है, तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान जो है वो फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है, तो 120/80 जो है वो मनुष्य का जो है औसत रक्तचाप होता है, एमजी। 112 जो 120 जो है वो हाइड्रोस्टिक हाइड्रोस्टिक प्रेशर, और 80 जो है वो डायलोस्टिक प्रेशर होता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है मनुष्य के रक्तचाप। एक मिनट ध्यान रखेंगे, डायलोस्टिक प्रेशर। ठीक है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है, तो फिर ब्लड प्रेशर जो कि कितना होता है सामान्य मनुष्य में 120/80 होता है, किससे मापा जाता है? रिफ रिफगोनोमीटर से नापा जाता है रक्तदाब। ठीक है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से जो है वो रक्तचाप है ना, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। व्यक्ति में वृद्धि होने पर रक्तचाप बढ़ता है। व्यक्ति के वृद्ध होने पर, मतलब जो बूढ़ा होते जाता है उसका रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है ना, बढ़ता है। ठीक है। जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है, तो फिर इसकीमी है ना, इसकीमिया कहलाती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है, तो इसकीमिया कहलाती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो फिर वो मनुष्य में मुख से पाचन प्रारंभ होता है। मुख गुहा का पिछड़ा भाग कहलाता है, तो ग्रहणी कहलाता है मुख गुहा गुहा का पिछला भाग। पचे भोजन का अवशोषण जो है कहाँ होता है? पचे भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। ठीक है। आंत की लंबाई होती है, तो वो 22 फीट के बराबर लगभग जो होती है आंत की लंबाई होती है। ठीक है। भोजन पाचन में सहायक होता है, तो फिर एंजाइम जो है वो भोजन पाचन में सहायक होता है। ठीक है। अमाशय से निकलने वाले जरठ रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो फिर वो पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होता है अमाशय से निकलने वाले जरठ रस में। ठीक है। अगला है प्रोटीन का पाचन होता है, तो फिर वो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला देखते हैं प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो रेनिन रेनिन जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है, तो फिर वो 8 से 10 मीटर जो है मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है, लगभग 30 फीट। ठीक फ्रेंड्स। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो फिर वो माल्टोज जो है फिर वो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं एंजाइम। एंजाइम से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। एंजाइम मुख्यतः होता है, तो एंजाइम जो है वो मुख्यतः एक प्रोटीन होता है। एंजाइम एंजाइम की रचना होती है, तो अमीगो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो फिर वह है एंजाइम। ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज है, तो एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज और लाइपेज ये क्या है? तो फिर वो एक एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोज को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च को शकरा में बदलता है, तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शकरा में बदलता है। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है, तो वसा को ग्लिसरीन में। लाइपेज जो है वो वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है, तो जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है। ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो टाइलिन। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है ना। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लार सहयोगी लार सहयोग करती है, तो स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करती है। मानव शरीर से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है, तो त्वचा जो है वो फ्रेंड मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? फिर वो मेला है ना, मेलानिन के कारण जो है वो त्वचा के रंग होता है। ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पीयूष ग्रंथि है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे बाहरी हड्डी है, तो फीमर। जांग जो है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सॉरी भारी बोल दिया ना, तो बड़ी हड्डी है फीमर, जांग की हड्डी। अगला देखते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो एस्टेपीज जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वो कान की हड्डी होती है। ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी है, तो जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है। अगला है कान में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो फिर कान में हड्डियों की कुल संख्या 6 होती है। ठीक है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, तो दांत की शिखर की एनिमल हड्डी जो है वो क्या होता है ना, मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, मतलब हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी जो है वो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है।
ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है तो वो 206 होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या होती है तो मानव खोपड़ियों में अस्थियों की कुल संख्या 28 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या होती है तो मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। इसका 24 हो जाएगा ना। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है तो 339। हम लोग पिछले स्टेट में क्वेश्चन देखे थे ना। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। उपास्थि पाया जाता है तो वो नाक में उपास्थि पाया जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या जो है वो 20 होती है। शरीरों में अमीनो अम्ल की कुल संख्या। मानव शरीर में जल की मात्रा, तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो है 65 से 80% तक होती है। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पीयूष ग्रंथि। हाँ, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है तो इनेमल, दांत की जो है ऊपरी परत जो है वो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है ना। उसके बाद टीबिया नामक हड्डी पाया जाता है तो टीबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाया जाता है। टीबिया नामक हड्डी है ना, ये बीपीएससी में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो फिर वो अंगुली, अंगुली वह अंग है मानव शरीर का जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। शरीर में प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो शरीर में प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान होता है, ध्यान सुनिए। मानव शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और यह फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है तो मनुष्यों में मेरुदंड से जो है वो 21 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में श्वसन दर होता है तो फिर वो 16 से 18 बार मनुष्यों में श्वसन दर होता है। शिशुओं में श्वसन दर जो है वो 44 बार प्रति मिनट शिशुओं में, है ना, शिशुओं में श्वसन दर होता है। पैर में हड्डियों की कुल संख्या होती है तो पैर में हड्डियों की कुल संख्या 60 होती है। बाल एवं नाखूनों में नाखूनों की रचना होती है तो बाल एवं नाखूनों की रचना जो है केरेटिन नामक प्रोटीन से होती है। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो मनुष्य एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है, कैल्शियम व फास्फोरस। यकृत से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो फ्रेंड मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन होता है तो 1.5 से 2 किलो के आसपास यकृत का वजन होता है। पीत स्रावित होता है तो फिर यकृत के द्वारा पीत स्रावित होता है। पीत होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पीत। पीत का पीएच मान होता है तो पीत जो है वो क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है। पीत जमा होता है तो पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर है ना, गॉल ब्लाडर में पीत है वो पित्ताशय या गोल ब्लाडर में होता है। ठीक है। अगला फ्रेंड, यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है तो वो विटामिन ए भंडारित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है तो फिर यकृत जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो फिर वो फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है वो यकृत के द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है तो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन जो है वो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ये मृत आरबीसी को नष्ट करता है तो यकृत जो है वो मृत आरबीसी को नष्ट करता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है तो पीलिया जो वो शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है तो फिर यकृत जो है वो शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है तो यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है यकृत। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अग्नाशय से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम में काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो फिर अग्नाशय जो है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है और दूसरी अग्नाशय। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिप्सिन स्रावित होता है तो फिर ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। लेंगर हेंस की द्वीपिका पाई जाती है तो लेंगर हेंस की द्वीपिका जो है अग्नाशय में, है ना, पेन जिसे पेनक्रियाज कहते हैं उसमें पाई जाती है। ठीक है। इंसुलिन स्रावित होता है तो फिर वो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है तो जस्ता जो इंसुलिन में उपस्थित धातु है और रक्त में उपस्थित लोहा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोहा है ना, जैसे हम लोग पीछे सीट में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो इंसुलिन जो है वो डहेलिया की
जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। मधुमेह रोग होता है तो फिर इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज की है तो बेंटिंग एवं बेस्ट जो है वो इंसुलिन की खोज की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया तो फिर वो 1922 ईस्वी में लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। ठीक है। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करता है, तो वो सिक्रेटिन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हृदय। हृदय से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है तो फिर हृदय जो है वो शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, जो 24 घंटा 24 आवर्स है ना, 365 दिन अपना कार्य करते रहता है। अगर ये कार्य करना बंद कर दे तो कहानी खत्म। हृदय का भार होता है तो फिर वो लगभग 300 ग्राम के आसपास हृदय का भार होता है। मनुष्य के हृदय में होता है तो फिर वो 4 कोष्ठ होता है मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट टॉपिक है हृदय का मुख्य कार्य होता है, तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना जो हृदय का विभिन्न कार्य होता है। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाता है तो वो शिरा कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी कहलाता है तो वो धमनी कहलाता है। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं का संवहन करता है तो वो फुफ्फुसी धमनी है ना, फुफ्फुसीय धमनी जो अशुद्ध रक्त का संवहन करता है। अगला है शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त का संवहन करता है तो फिर वो फुसफुस शिरा जो वो शुद्ध रक्त का संवहन करता है, और फुसफुसीय धमनी जो वो अशुद्ध रक्त का संवहन करता है। ठीक है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है तो वो 72 बार धड़कता है। हृदय की सुकरनी को कहते हैं तो फिर वो सिस्टोलिक है ना, सिस्टोल कहते हैं हृदय के सुकरणों को, और हृदय को फैलने को डायस्टोल कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर में ना सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जानते होंगे। 120/80 होता है समान मनुष्य का ब्लड प्रेशर, जिसमें 102 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः नारी में स्पंदन दर बराबर होता है तो हृदय धड़कने की दर की, है ना, नारी का स्पंदन दर नस नस जो हाथ का नस चेक किया जाता है ना, तो स्पंदन दर बराबर होता है हृदय की धड़कन के बराबर दर के बराबर होता है। ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो थायरोक्सिन एवं एंड्रेनालिन जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट देखें जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो वो एंड्रीनल को जो है ना जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है। हृदय घात हार्ट अटैक का कारण है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो है वो हार्ट अटैक का कारण होता है। ठीक है, ज्यादा फैट होने से। ठीक है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है तो पोटेशियम। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है तो फिर पेस मेकर, पेस मेकर जो है हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है। ठीक है। जराविक सेवन क्या है, तो जराविक सेवन जो है वो कृत्रिम हृदय है। ठीक है, ध्यान रखिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। ठीक फ्रेंड्स। हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, ईसीजी के द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। एक मिनट, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्टेटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है, तो हृदय जो है प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रक्त पंप करता है। ठीक है। और मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है, और मनुष्य के भार का लगभग 7% भाग ब्लड होता है वजन का, और स्त्रियों में पुरुष की तुलना में ½ लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है। ये सब हम लोग पिछले सेट में डिस्कस किए थे। वृक्क, अब किडनी से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है तो फिर वो वृक्क या किडनी। ठीक है। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है तो फिर वो कोटेक्स कहलाता है, किडनी का बाहरी भाग है ना, जिसे वृक्क कहते हैं। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है तो वो मेंडुला जो है किडनी का भीतरी भाग कहलाता है, मेंडुला। ठीक है। वृक्क का वजन होता है, मतलब किडनी का वजन होता है लगभग 140 ग्राम के आसपास। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्रियात्मक इकाई है। मूत्र का निर्माण होता है तो फिर किडनी से, वृक्क में जो है वो मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान जो है वो 6 होता है। ठीक है। अगला देखते हैं स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है तो फिर वो 1.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो फिर वो विटामिन सी जो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। ठीक है। मानव गुर्दा वृक्क या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जैसा कि घटना आप लोग भी सुने होंगे कि
किडनी में पत्थर हो गया है ना, तो वो पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। रक्त से यूरिया को पृथक करता है तो वृक्क, किडनी जो है वो रक्त से यूरिया को पृथक करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है तो वो मूत्र में यूरिया जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो वो यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया जो है किस अंग बनता है तो यकृत में बनता है, लीवर में। अगला देखते हैं फ्रेंड, मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण जो है फिर मूत्र दुर्गंध देता है। ठीक है, अब हम लोग मानव मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखेंगे। मस्तिष्क बना होता है तो वो तंत्रिका ऊतकों से मस्तिष्क बना होता है। मस्तिष्क का वजन होता है तो 1300 से 1400 ग्राम के आसपास जो मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग है तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सेरिब्रम उपभाग है तो फिर वो अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम। ठीक है, मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है तो वो सेरिब्रम जो है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है तो वो सेरिब्रम के द्वारा होती है ना। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो वो अग्र मस्तिष्क में मौजूद होता है। अगला देखते हैं, दर्द ठंडा गर्म की पहचान करता है तो वो थैलेमस जो है वो दर्द ठंडा गर्म की पहचान करता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस जो वो शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, नींद को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। और ठंडा गर्म है ना, दर्द का एहसास जो थैलेमस कहलाता है, कर लाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है तो वो कारपोरा। कारपोरा क्वाडी जेमिया जेमिना जो है वो दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, कारपोरा क्वाडी जेमिना होता है। कारपोरा क्वाडी जेमिना होता है तो मध्य मस्तिष्क का पीछे का भाग। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिबेलम जो है वो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम तथा मेंडुला अबलागेटा उपभाग है तो वो पास मतलब पीछे की मस्तिष्क का भाग है। अगला देखते हैं, सेरिबेलम का मुख्य कार्य है तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना जो है सेरिबेलम का मुख्य कार्य है। हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है तो मेडुला अबलागेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जी मतलब स्पाइनल कोड होता है तो मेडुला अबलागेटा का पिछला भाग जो है वो मेरुरज्जी या स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, मेरुरज्जी या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगला है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो वो केशेरुकी रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है तो मेनिनजाइटिस जो है मस्तिष्क में सूजन आने से बीमारी होती है। ठीक फ्रेंड्स, एंजाइमर रोग प्रभावित करता है तो एल्जाइमर रोग जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है तो इलेक्ट्रो इन इनसेफेलोग्राम है ना, ईईजी द्वारा जो है वो मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है। ईईजी है तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ ईईजी जो है वो मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है। और ईसीजी जो है वो हृदय की बीमारी का पता लगाया जाता है। प्रमुख ग्रंथियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, मास्टर्ड ग्रंथि कहलाता है तो फिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर्ड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पीयूष जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसमें ग्रंथि का भार है तो पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसका भार होता है तो वो 0.5 ग्राम का भार होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पीयूष ग्रंथि पाया जाता है तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, थायराइड ग्रंथि पाया जाता है तो वो थायराइड ग्रंथि जो क्या है तो सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो जो वो गला में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है तो फिर वो थायरॉक्सिन स्रावित करता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है तो फिर वो TSH है। ठीक है, TSH को स्रावित करता है तो पीयूष ग्रंथि जो वो TSH को स्रावित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। थायरॉक्सिन क्या है तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। घेगा रोग होता है फिर वो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहलाता है तो एड्रीनलिन
एड्रीनेलिन जो है वो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। तो एड्रीनेलिन जो है वो लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे गाय भैंस के थनों से दूध उतरने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो फिर वो श्वास नली का रोग है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं। तो लेक्रिमल ग्रंथियां जो आंसू से स्रावित होती हैं। अगला टॉपिक देखते हैं जनन अंग। जनन अंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो वृषण होता है। ठीक है, एंड्रोजेस स्रावित होता है। तो एंड्रोजेस जो है वो विषम है ना, विषम से स्रावित होता है। स्त्रियों में जनन अंग होता है। तो अंडाशय, अंडाशय जो है स्त्रियों में जनन अंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग लिंग हार्मोन कहलाता है। तो एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रीलिंग लिंग हार्मोन कहलाता है। और पुरुष हार्मोन कहलाता है कौन? है ना, एंड्रोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन कहलाता है। और एस्ट्रोजन जो है वो महिला हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है। तो फिर पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है। और स्त्री विकास हार्मोन तो फिर वो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन उत्पादित होता है तो पुटिका द्वारा जो है एस्ट्रोजन जो है वो उत्पादित होता है। गर्भ धारण के लिए आवश्यक हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भ धारण के लिए आवश्यक हार्मोन है। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। पुरुष की नसबंदी कहलाता है तो वासेक्टोमी, है ना, वासेक्टोमी जो है वो पुरुष की नसबंदी कहलाता है। और स्त्री की नसबंदी कहलाता है तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो है वो स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है। और वासेक्टोमी जो है वो पुरुष की नसबंदी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ से रिलेटेड कुछ पॉइंट। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो वो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है गेहूं, चावल, आलू, शकरा, मधु, शकरकंद, गन्ना, ये सब जो वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। प्रोटीन होता है तो प्रोटीन जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो जे बर्जेलियस जो है वो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, है ना, ये सब क्या है तो प्रोटीन, प्रोटीन का मूल स्रोत है। डिफरेंस नेक्स्ट है। प्रोटीन बना होता है तो प्रोटीन जो है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य के शरीर में भी वो 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं। सभी एंजाइम बने होते हैं तो सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस एवं क्वाशियोरकर जो है वो बच्चों, है ना, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी है। वसा होता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो है वो वसा होता है। ठीक है, वसा का संश्लेषण होता है तो माइट्रोकोन्ड्रिया में जो वो वसा का संश्लेषण होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है वसा जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। त्वचा रुखी हो जाती है, त्वचा रुखी हो जाती है वसा की कमी से त्वचा जो है रुखी हो जाती है। वसा का मूल स्रोत है तो मक्खन और घी जो है वो वसा का मूल स्रोत है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूध को पश्चुरीकृत किया जाता है तो दूध को जो है 62 डिग्री सेल्सियस पर पश्चुरीकृत किया जाता है। दूध पश्चुराइजेशन की खोज लुइस पास्चर जो है वो दूध पश्चुराइजेशन की खोज की है। दूध का पीएच मान होता है तो 6.4 जो है वो दूध का पीएच मान होता है। तो दूध क्या हो गया? तो दूध अम्लीय हो गया ना, 7 से कम है, ध्यान रखेंगे। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन जो है वो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, दूध की शुद्धता मापी जाती है तो वो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है वो गेमेक्सिन, गेमेक्सिन जो है वो BHC 10% का व्यापारिक नाम है। दूध खट्टा होता है फिर वो जीवाणु के कारण जो है वो दूध खट्टा होता है। दूध में पाए जाने वाला शकरा है तो लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो दूध में पाए जाने वाला शकरा है। अगला देखते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केसिन, केसिन जो है वो दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है। दूध और घी का पीला रंग का कारण है तो कैरोटीन जो है वो दूध और घी के पीला रंग का कारण है। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। घी में वसा की मात्रा होती है तो घी में 90% वसा की मात्रा होती है घी में। दूध में वसा मापने वाला यंत्र है तो दूध में वसा मापने वाला यंत्र है ब्यूटारियोमीटर, ब्यूटाइरोमीटर जो है दूध में वसा मापने वाला यंत्र है।
ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग विटामिन। विटामिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विटामिन होता है तो विटामिन जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज जो वो फंक ने विटामिन की खोज की है। जल में घुलनशील विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है वो वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। विटामिन ई तथा बी की खोज तो मैकुलन मैकुलन ने जो है वो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की है, मैकुलन ने। ठीक है, विटामिन सी की खोज की है तो होल्ट होलकट है ना, होलकट ने जो है विटामिन सी की खोज की है। विटामिन डी की खोज की है तो हॉपकिंग्स ने जो विटामिन डी की खोज की है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का स्रोत है तो दूध, अंडा और पनीर, ये जो वो विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, शरीर में विटामिन ए संचित होता है तो फिर शरीर में विटामिन ए जो वो यकृत में संचित होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है वो थायमिन, जो है वो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है। बेरी बेरी होता है तो विटामिन बी वन की कमी से जो है वो बेरी बेरी होता है। विटामिन बी टू रासायनिक नाम है तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है तो नियासिन, जो है वो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है। पेलाग्रा होता है तो पेलाग्रा जो है विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा होता है। ठीक है, अगला है विटामिन सिक्स का रासायनिक नाम है तो पायरिडॉक्सिन, है ना। पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है तो बायोटीन, जो है वो विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है तो कॉल फॉलिक फॉलिक अर्ब, जो है वो विटामिन 11 का रासायनिक नाम है। अगला टॉपिक है, अगला विटामिन 12 का रासायनिक नाम है तो साइनोकोबालामिन, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है। कोबाल्ट पाया जाता है तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है, कोबाल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अस्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी से ही अस्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का स्रोत क्या हो जाता है तो नींबू, संतरा, नारंगी जो है वो विटामिन सी का स्रोत है। घाव भरने में सहायक विटामिन है, विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और रिकेटस रोग होता है तो रिकेटस रोग जो विटामिन डी की कमी से ही रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी में पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉन, टोकोफेरॉन जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है तो जनन क्षमता में कमी जो है वो विटामिन ई से होने वाला रोग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम है तो फिर वो फोलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है, विटामिन के जो है वो रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के जो है वो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है तो विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण जो है वो मानव शरीर में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मछली की लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा होती है, मतलब प्रचुरता होती है लीवर, मछली के लीवर ऑयल में तो विटामिन ए और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अब हम लोग फैल देते हैं जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग। देखिए, जीवाणु जनित रोग है वो हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, है ना, जैसे टीबी कहते हैं, तपेदिक या टीबी, कुष्ठ रोग, ये सभी जो वो जीवाणुओं से होने वाला रोग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं एंटीबायोटिक एम्पिसिस प्राप्त होता है तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो वो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं फिर वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स जो वो नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स का जनक तो फिर वो सेलमेन वाक्समैन, है ना, सेलमेन वाक्समैन जो एंटीबायोटिक का जनक है। ठीक है, अगला देखते हैं हैजा और टाइफाइड होता है तो जल प्रदूषण से जो हैजा और टाइफाइड होता है, जल प्रदूषण से। हैजा कॉलरा प्रभावित करता है तो हैजा कॉलरा प्रभावित करता है आंत को, हैजा कॉलरा जो प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है तो आंत को जो वो टाइफाइड प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है आंत ज्वार का पता लगाने के लिए किया जाता है, टाइफाइड का पता लगाने में, टाइफाइड को आंत ज्वार कहते हैं, का पता लगाने के लिए किया जाता है फिर वो विडाल टेस्ट, टाइफाइड का पता लगाने के लिए फिर वो विडाल टेस्ट किया जाता है, आप लोग जान रहे हैं। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्लोरोमाइसिटिन औषधि, क्लोरोमाइसिटिन औषधि मतलब दवा का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड के उपचार के लिए। ठीक है, संक्रमित चूहे के काटने से होता है तो संक्रमित चूहे के काटने से वो प्लेग होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला आंत है तो गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र जब वो प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है।
ठीक है। काली खांसी को कहा जाता है तो परटूसिन, है ना, परटूसिन जो है वो काली खांसी को कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस या यक्ष्मा रोग होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या यक्ष्मा रोग जो है माइकोबैक्टीरियल बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है, तो फेफड़ा जो है वो टीबी से प्रभावित होने वाला रोग है। ठीक है। टीबी के जीवाणु की खोज, तो टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की है। अगला देखते हैं टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है, तो फिर स्टेप्टोमाइसिन जो है वो टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है। टीबी दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को जो है वो टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, हम यक्ष्मा में जो है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का अर्थ होता है, तो बीसीजी का अर्थ होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, जो है वो बीसीजी का अर्थ होता है। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो वो जन्म के तुरंत बाद हो शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है। डॉट्स है, तो फिर वो टीबी के इलाज का अभियान, जिसे डॉट्स कहते हैं, DOTS। ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। डॉट्स का अर्थ है, तो फिर वो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है। अगला देखते हैं डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है, तो फिर डिप्थीरिया से वो श्वास नली प्रभावित होता है। टेटनस रोग से प्रभावित अंग है, तो तंत्रिका तंत्र जो वो टेटनस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है। धनुष टंकार या लज्जा रोग कहलाता है, तो टेटनस 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 रोग को जो वो धनुष टंकार या लज्जा रोग कहा जाता है। ठीक है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है, तो DPT जो वो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है। DPT का टीका लगाया जाता है, फिर वो डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी एवं टिटनेस रोग के बचाव हेतु DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक है। निमोनिया रोग का कारण है, तो निमोनिया रोग जो जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया रोग प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है, तो संपूर्ण शरीर को कुष्ठ रोग जो प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम है तो लेप्रोसी हेंसन रोग जो कुष्ठ रोग का अन्य नाम है। अगला देखते हैं कुष्ठ रोग का उपचार, तो फिर वो MDT दवाओं से जो कुष्ठ रोग का उपचार किया जाता है। MDT का पूर्ण रूप है मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसे कुष्ठ रोग का उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। MDT में शामिल होता है तो डेप्सोन, क्लोफाइजिमिन एवं रेफेमिथिन जो है वो MDT में शामिल होता है। बस अगला देखते हैं गोनोरिया और सिफिलिस है, तो गोनोरिया और सिफिलिस है वो यौन रोग है, गोनोरिया और सिफिलिस। ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग से संबंधित कुछ पॉइंट लेते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो मलेरिया, अतिसार, पायरिन, पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग, ये सभी जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। मलेरिया रोग होता है, फिर वो प्लाज्मोडियम परजीवी से वो मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की, तो फिर वो सर रोनाल्ड रॉस जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की है। ठीक है। अगला देखते हैं मलेरिया का वाहक, तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो वो मलेरिया का वाहक है। ठीक है। मलेरिया से प्रभावित अंग है, तो तिल्ली जो है वो मलेरिया से प्रभावित अंग है। ठीक है। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग तो मैकुलच ने मलेरिया शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि है, तो फिर वो कुनेन जो है मलेरिया के उपचार हेतु प्रमुख औषधि है। कुनेन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से, मतलब सिनकोना नाम का वृक्ष है उसके छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए औषधि है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए ORT मतलब ओरल रिहिड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है, अतिसार से संबंधित है। ठीक है। अतिसार से संबंधित है, डायरोहिए। ठीक है। अतिसार रोग का वाहक है, तो अतिसार रोग का वाहक जो है घरेलू मक्खी जो है वो अतिसार रोग का वाहक है। ठीक है। अतिसार का प्रमुख कारक है, तो वो रोटा वायरस जो है वो अतिसार का प्रमुख कारक है। ठीक है। पायरिन बीमारी है, तो दांतों एवं मसूड़े की बीमारी है पायरिन। ठीक है। दांत की बीमारी होती है, तो वो फ्लोरीन की कमी से जो है वो दांत की बीमारी होती है। फ्लोरीन की कमी से होता है तो दांतों का क्षरण जो है वो फ्लोरीन की कमी से होता है। पेचिस होता है, फिर एंट अमीबा प्रोटोजोआ से पेचिस होता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं पेचिस रोग प्रभावित करता है, तो फिर पेचिस रोग है वो आंत को प्रभावित करता है। कालाजार का कारक है, तो फिर वो लिस्मेनिया परजीवी जो है वो कालाजार का कारक है। निंद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो फिर वो निंद्रा रोग जो है वो ट्रेपनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है निंद्रा रोग। अगला क्वेश्चन है निंद्रा रोग का वाहक है, तो वो सीसी मच्छर निंद्रा रोग का वाहक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, अब देखते हैं हम लोग कवक फफूंदी जनित रोग, दमा, एथलीट फूट, ठीक है, खाज, दाद, गंजापन आदि रोग होता है, तो वो कवक है ना
फंगस के कारण होता है। दमा, एथिलीट फूड है ना, खाद, दाद, गंजापन आदि रोग। ठीक है, अगला देखते हैं एथिलीन फूड का कारक कवक। तो एथिलीट फूड का कारक कवक है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन जो एथिलीन फूड रोग होने का कारण है, कवक है ना। गंजापन का कारण होता है, गंजापन जो है वो टीनिया कैप्टीन कवक से होता है गंजापन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। तो एंटीबायोटिक्स का निर्माण जो है कवक से एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। एंटीबायोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो सेलमेन वॉक्समैन जो है वो 1942 ईस्वी में एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पहला एंटीबायोटिक्स है तो पेनिसिलिन जो है वो पहला एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन की खोज की थी। दर्द निवारक दवाई कहलाती है तो एनालजेसिक जो वो दर्द निवारक दवाई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सॉरी विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन है जिसमें विषाणु से होने वाले रोग है? तो एड्स, डेंगू, ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस पीलिया, छोटी माता और गलसुआ, ये सभी जो है वो विषाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या नोट्स बना ले इसका। अब देखते हैं एड्स का पूर्ण रूप है। एआईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण नाम है। ठीक है, एड्स प्रभावित करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको खत्म कर देता है। एड्स है ना, छोटा मोटा बीमारी भी फिर वो जानलेवा हो जाता है एड्स के पीड़ित व्यक्तियों के लिए। एड्स रोग होता है तो एचआईवी वायरस के कारण, एचआईवी विषाणु से जनित कारण जो एड्स रोग होता है। एचआईवी विषाणु कहलाता है तो रेट्रोवायरस कहलाता है एचआईवी विषाणु। एचआईवी का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो एचआईवी का पूर्ण रूप है। ठीक है, एड्स की जांच की जाती है तो एड्स की जांच जो है इलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स की जांच की जाती है। इलिसा का फिर फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिर इंजेमी लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे जो है वो इलिसा का पूर्ण रूप है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। पोलियो के टीका की खोज की थी तो फिर वो जोनास साल्क जो है वो पोलियो की टीका की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पोलियो ड्रग्स की खोज, तो पोलियो ड्रग्स की खोज है अल्बर्ट साबिन जो है वो पोलियो ड्रग्स की खोज की है। पोलियो से प्रभावित अंग है तो वो तंत्रिका तंत्र जो है वो पोलियो से प्रभावित अंग है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। साल्क टीका संबंधित है तो साल्क टीका जो पोलियो से संबंधित है। साल्क टीका के आविष्कारक है तो जोनस साल्क जो है वो साल्क टीका के आविष्कारक हैं। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस जो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। भारत में पल्स है ना, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया तो 27 मार्च 2014 ईस्वी को डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। चेचक होता है तो वेरिओला जोस्टर विषाणु से चेचक रोग होता है, वेरिओला जोस्टर विषाणु से। ठीक है, चेचक प्रभावित करता है तो चेचक जो है पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक के टीके की खोज तो एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीके की खोज की है। विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष है तो 1980 में जो है 80 जो है वो विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष है। ठीक है, सार्स है तो सार्स जो है वो विषाणु जनित श्वसन रोग है सार्स। सार्स होता है तो वो कोरोना वायरस से जो सार्स होता है। सार्स का पूर्ण रूप है तो एक्यूट है ना, सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो वो सार्स का पूर्ण रूप है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, रेबीज प्रभावित करता है तो रेबीज जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और रेबीज रोग जो है कुत्ते काटने से होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है तो हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज विषाणु का कारण है। हाइड्रोफोबिया जिसे क्या होता है ना, पानी से डर लगता है। ठीक है, यही नाम से समझ लें, हाइड्रोफोबिया मतलब डर होता है ना। जल से भय रोग का लक्ष्य है तो रेबीज है वो जल से भय रोग का लक्ष्य है। रेबीज होता है तो वो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। ठीक है, रेबीज टीका की खोज तो लुइस पास्चर जो है वो रेबीज टीका की खोज की है। हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है तो डेंगू ज्वार को जो हड्डी जोड़ ज्वार कहते हैं। ठीक है, डेंगू का वाहक है तो फिर एडिस एडिस एजिप्टी मच्छर जो वो डेंगू का वाहक है। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में, जो कि प्लेटलेट्स है वो ह्यूमन के ब्लड में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस होता है तो वो विषाणु से होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक है तो वो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर और सुगर जो है वो जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक है। पीला बुखार है तो वायरस जनित बीमारी जो है वो पीला बुखार है। अगला देखते हैं, पीत ज्वार फैलता है तो वो एडिस एजिप्टी मच्छर से जो वो
पीत ज्वार फैलता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू है तो फिर वायरस जनित बीमारी है स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है तो फिर H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है। ठीक है, बर्ड फ्लू है तो वो विषाणु जनित रोग है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है। ठीक है, अगला देखते हैं हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है तो हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। ठीक है, पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है तो पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग जो है वो यकृत है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वो वायरस के द्वारा फैलती है रानीखेत बीमारी और यह मुर्गियों की बीमारी है। ठीक है, रानीखेत बीमारी संबंधित है तो वो मुर्गियों से संबंधित है। अब जस्ट हम लोग बताएं फ्रेंड्स, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है तो जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, जीका वायरस फैलता है तो वो मच्छर के काटने से जो है वो जीका वायरस फैलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्बोला है तो इम्बोला जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक रोग जिसे इम्बोला कहते हैं। ठीक है, अगला फिर जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं तो जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु को जीवाणु विभोजी है ना, जीवाणु विभोजी कहते हैं। छोटी माता रोग होता है तो छोटी माता रोग जो है वो जल प्रदूषण से होता है छोटी माता रोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोरोना कोविड-19 से रिलेटेड कुछ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 ईस्वी को चीन के हुबेंग प्रांत के वुहान से प्रारंभ हुआ था कोरोना वायरस की शुरुआत। ठीक है, कोरोना का आधिकारिक नाम है वो कोविड-19 2019 में हुआ था, इसलिए उसका नाम कोविड-19 कर दिया गया। कोविड का पूर्ण रूप है तो कोरोना वायरस डिजीज जो वो कोविड का पूर्ण रूप है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 ईस्वी को WHO के द्वारा कोविड-19 वायरस कोरोना वायरस से जो संक्रमण हो रहा था फिर उस समय तो फिर वैश्विक महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग तो फिर कोरोना वायरस से जो फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, भारत में कोरोना का पहला मामला जो केरल में देखा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत जो 16 जनवरी 2021 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था वो हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सभी जो कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट हैं। जिस जिस रूप में कोरोना वायरस जो है वो अपना रूप बदलता रहा है ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। ठीक है, अगला देखते हैं, डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण जो है वो भारत में मिला था। ठीक है, ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण जो है वो दक्षिण अफ्रीका में मिला था। कृमि जनित रोग, कृमि जनित रोग से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। प्रमुख कृमि जनित रोग है फिर वो फाइलेरिया, टीनिएसिस और एस्केरिएसिस, ये सभी जो वो कृमि जनित रोग हैं। ठीक है, फाइलेरिया रोग होता है तो फाइलेरिया रोग जो है वो बाउचेरिया कृमि से होता है। फाइलेरिया रोग, फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है तो वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाथी पांव रोग कहते हैं वो फाइलेरिया को ही हाथी पांव रोग कहा जाता है। ठीक है, टीनिएसिस, टीनिएसिस रोग होता है तो टीनिएसिस रोग है वो टीनिया सोलियम परजीवी के कारण होता है टीनिएसिस रोग। ठीक है, अगला है एस्केरिएसिस रोग का कारण है तो एस्केरिएसिस रोग का कारण है एस्केरिएसिस लुम्बी लुम्बिकाइडिस नामक निम्टोड जो वो एस्केरिएसिस रोग का कारण है। ठीक फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है फ्रेंड वंशागत या अनुवांशिक रोग से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अनुवांशिक रोग वर्णधत्ता, हीमोफीलिया, ठीक है, थैलेसीमिया और विल्सन रोग, ये सभी जो अनुवांशिक रोग हैं। वर्णधत्ता में रोगी को किस अंग की पहचान की क्षमता नहीं होती है तो वो लाल एवं हरा रंग की रक्त की मतलब रंग की पहचान नहीं होती है वर्णधत्ता, और इस रोग का वाहक जो स्त्री होती है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधत्ता का वर्ग किया था, वर्णधत्ता का वर्णन किया था तो वो हेरनर ने 1846 ईस्वी में सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधत्ता का वर्णन किया था। रक्त थक्का नहीं जमाता है तो फिर वो हीमोफीलिया जो है वो रक्त थक्का नहीं जमाता है। ठीक है, शाही बीमारी कहलाता है तो फिर वो हीमोफीलिया रोग को जो वो शाही बीमारी कहा जाता है। ठीक है, थैलेसीमिया प्रभावित करता है तो थैलेसीमिया जो है वो रक्त को प्रभावित करता है थैलेसीमिया। विल्सन रोग है तो वो दुर्लभ अनुवांशिक विकार है विल्सन रोग। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो विल्सन रोग में अत्यधिक मात्रा में शरीर में कॉपर संचय होता है। फ्रेंड्स, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब अगला देखते हैं आंखों से संबंधित रोग। देखिए, आंखों से संबंधित प्रमुख रोग देख लेते हैं तो वर्णधत्ता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, ये सभी जो आंखों से संबंधित होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है, आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है तो आंखों का उपचार करने वाला जो है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है ना, आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है फिर वो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं ट्रेमोका व ग्लूकोमा बीमारी है तो ट्रेमोका व ग्लूकोमा बीमारी है
आंखों की बीमारी है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जैसे मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष से मायोपिया कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसे हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है ना, दूर दृष्टि दोष को। फिर दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस को दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। खड़ी एवं अरी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है, तो अबिंदुता रोग से ग्रसित व्यक्ति जो वो खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला है अबिंदुता, जिसे फिर क्या एस्टिगमेटिज्म कहते हैं, के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुता में। ठीक है, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को जो है पास और है ना, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास और क्या ना, पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखा देती है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो द्विफोकल लेंस जो वो जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्णधत्ता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, तो वो हरे रंग और लाल रंग में वर्णधत्ता से ग्रसित व्यक्ति जो वो अंतर नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स, अगला है ग्लूकोमा है, तो फिर वो आंखों को प्रभावित, सॉरी, आंखों की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है ग्लूकोमा में। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कैंसर रोग। कैंसर रोग से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कैंसर की जांच की विधि है तो वो बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट जो है वो कैंसर की जांच की विधि है। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं, तो वो कार्सिनोजेन है ना, कार्सिनोजेन जो वो कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं। अगला है कीमोथेरेपी की जाती है, तो कीमोथेरेपी जो वो कैंसर उपचार में की जाती है, कीमोथेरेपी। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है, तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो वो गामा किरणें को कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो वो यू के वृक्ष से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला देखते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया है श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। ल्यूकेमिया जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है ल्यूकेमिया। ब्लड का कैंसर कहलाता है, तो ल्यूकेमिया जो ब्लड का कैंसर कहलाता है। ठीक है, फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, तो ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं त्वचा का कैंसर कहलाता है, तो क्रासिनोमस है ना, क्रासिनोमस जो वो त्वचा का कैंसर कहलाता है। ठीक है, आंख के कैंसर कहलाता है, तो रेटिना ब्लास्टोमा। रेटिना ब्लास्टोमा जो है आंख के कैंसर कहलाता है। ठीक है, हड्डी का कोशिक कैंसर होता है, तो हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ से, है ना, रेडियम प्लेटिनियम जो हड्डी का कैंसर होता है। ठीक है, अगला देते हैं कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है, तो फिर ट्यूमर। ट्यूमर जो कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है, तो ब्रेन ट्यूमर जो है वो मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो वो ऑर्सेनिक 74। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ अन्य रोग से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गवाइटर, गवाइटर मतलब घेघा या गल्डमाला रोग होता है, तो वो आयोडीन की कमी के कारण ना घेघा रोग होता है, जिसे गवाइटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिनी माता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है, तो मिनी माता रोग जो वो पारा के कारण होता है। ठीक है, मिनी माता रोग से प्रभावित अंग है, तो तंत्रिका तंत्र जो है वो मिनी माता रोग से प्रभावित अंग है। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया तो जापान में मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया था। एनीमिया रोग होता है, तो लोहे की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। एनीमिया पता एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, सूखा रोग जिसे रिकेटस कहते हैं प्रभावित करता है, तो वो कंकाल तंत्र को सूखा रोग रिकेटस प्रभावित करता है। मस्तिष्क का एक विकार है, तो अल्जाइमर, अल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क का एक विकार है। कुपोषण होता है, तो फिर प्रोटीन की कमी के कारण जो है वो कुपोषण रोग होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बच्चों में क्वासी ओवरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है, तो फिर वो प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में क्वासी ओवरकर और मरासमस की बीमारी होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकार अवरुद्ध हो जाता है, तो वो थायरॉक्सिन की कमी से जो है वो बच्चों के मस्तिष्क एवं शरीर का विकार अवरुद्ध हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। मनुष्य में बुढ़ापा जो है वो थाइमस थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है बुढ़ापा। ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है, तो मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित जो मस्तिष्क जो है वो मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, सिलिकासिस रोग संबंधित है, तो सिलिकासिस रोग जो वो फेफड़ा से संबंधित होता है, सिलिकासिस रोग। ठीक है, अगला देखते हैं ईटा इटाई जल में
किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ईटा इटाई रोग जो है वो जल में कैडमियम के धातु की अधिकता के कारण होता है। और ये जल जो अगर कोई पीता है तो ईटा इटाई रोग होता है ना। तो जल में कैडमियम की अधिकता के कारण जो ईटा इटाई रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है वो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होता है ना। हम लोग पारा की कमी से देखें तो मिनी माता रोग होता है, मतलब जल में अगर पानी पारा की मात्रा होती है तो, है ना, तो उसे मिनी माता रोग होता है ना। धातु के मतलब पारा की अधिकता के कारण क्या होता है? मिनी माता रोग हो जाता है। और केडमियम, जल में अगर केडमियम की मात्रा अधिक होगी तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा। ठीक है। और पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता रहेगी तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी हो जाएगा, है ना। ये सब आप ध्यान रखेंगे तीनों। अगला देखते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं, वो मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है। तो वो ऑटोप्सी 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 कहलाता है। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है तो ऑटोप्सी कहलाता है। ठीक है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? तो वो बेरी बेरी रोग होने की संभावना होती है पॉलिश युक्त चावल के सेवन से। ठीक है। पॉलिश किया हुआ चावल जो ज्यादा चमकता है ना। देखिए, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो हृदय की धड़कन जो वो पोटेशियम पोटेशियम तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है। पोटेशियम अल्प पता है, तो पोटेशियम अल्पता है वो निम्न रक्तचाप का पोटेशियम जो है अल्पता है। ठीक है। अगला देते हैं, कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो वो फुफ्फुस धूलिमयता से संबंधित होता है कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक। ठीक है। एनोस्मिया रोग किससे संबंधित है? तो एनोस्मिया रोग जो है वो सुनने की शक्ति में कमी से संबंधित है। एनोस्मिया रोग। ठीक है। अगला देते हैं, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। तो वो एपिडर्मिक रोग जो है वो त्वचा से संबंधित होता है, एपिडर्मिक रोग। ठीक है। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है। तो ब्राइटस रोग है वो गुर्दे को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो मेरुदंड को प्रभावित करता है। एमआरआई प्रयुक्त होता है। तो वो संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृत का पता लगाने के लिए एमआरआई प्रयुक्त होता है। ठीक है। एमआरआई स्कैन समझ रहे हैं आप लोग। एमएमआर का टीका लगाया जाता है। तो वो खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में जो है वो एमएमआर का टीका लगाया जाता है। एमआरआई का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है वो एमआरआई का पूर्ण नाम है। ठीक है। अगला देते हैं, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बीएमडी परीक्षण जो वो अस्थिरंध्रता, है ना, अस्थिरंध्रता की पहचान के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है तो हड्डी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं। तो वाहक जो है वो रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं। अगला देते हैं, रक्त में यूरिया अल्प की अधिकता से होती है। तो रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से वो गठिया रोग होती है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से। ठीक है। गठिया रोग प्रभावित करता है तो वो जड़ों को जो है वो गठिया रोग प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है तो वो जिगर को सिरोसिस रोग प्रभावित करता है। ठीक है। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव तो फिर मवाद मवाद जो है वो घाव से निकलने वाला सफेद द्रव है। ठीक है। ल्यूकोडर्मा ल्यूकोडर्मा विटिल्गो ल्यूकेडर्मा विटिल्गो क्या है? तो वो त्वचा संबंधित रोग है। ठीक है। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओटोपॉक्स है ना, ओटोपॉक का प्रयोग किया जाता है कान की पर्दे के लिए के जांच के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, गुर्दों की पथरी होती है। तो गुर्दे की पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। फ्रेंड्स, हम लोग इसे डिस्कस किए हैं, है ना। गुर्दे की पथरी जो है पथरी जो पाया जाता है गुर्दे में वो जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है।